सीटेट सितंबर 2026 के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं चक्रव्यूह बैच। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, चक्रव्यूह। और इस चक्रव्यूह बैच को डेली आप 8 बजे शाम में देख सकते हैं। 8 बजे इवनिंग में आप इस चक्रव्यूह बैच को डेली ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन वाले ऑल पर आप क्लिक कर देंगे और बेल आइकन दबा लेंगे। याद रखें कि इस चक्रव्यूह बैच में आपको कराया जाएगा पूरे 300 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। कितने क्वेश्चन का प्रैक्टिस? 300 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। और एन एवरेज रेशियो अगर आप लेते हैं 10 क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन, तो अगर 10 क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने पर भी एक क्वेश्चन अगर आपका पक्का होता है तो आप आराम से इस सीडीपी के पोर्शन में 30 में 30 कर पाएंगे। तो 300 क्वेश्चन के इस सीरीज को आप कीजिए और सीडीपी में 30 में 30 लाइए, क्योंकि सीडीपी जो है लगभग जो है 50% पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम में, और जिसकी सीडीपी सीटेट के एग्जाम में कमजोर रहेगी उससे सीटेट कभी नहीं निकलेगा। तो चक्रव्यूह बैच का आज पहला क्लास है और क्लास 1 में हम पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले वेलकम करते हैं आप सभी का। आपका अपना चैनल है सार एकेडमी। अभी तक जब तक आप लोगों ने प्यार दिया, उम्मीद है आप लोग आगे भी प्यार देंगे और सपोर्ट करेंगे। सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर कर दीजिए। सवाल नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। इन एन इंक्लूसिव सेटअप मेक्स रिस्पॉन्सिबल एकोमोडेशन एज पर द नीड्स ऑफ द ब्लैंक्स। एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजित करता है? यथोचित यानी कि रीजनेबल एकोमोडेशन। लिखा है अभिभावक। किसकी बात की गई है? समावेशी कक्षा की। हम इससे पहले भी कल के क्लास में बताए हैं कि समावेशी एजुकेशन या समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा जो है वो सीटेट की गर्लफ्रेंड है। सीटेट की गर्लफ्रेंड कौन है? सीटेट की गर्लफ्रेंड है जीएफ है कौन? समावेशी शिक्षा। कल भी क्लास में ये बता चुके हैं। समावेशी शिक्षा जो है सीटेट की गर्लफ्रेंड है और पूरे सीटेट में बार बार ये समावेशी शिक्षा आएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। चक्रव्यूह बैच ऐसे ही नहीं लाया गया, पूरा एनालाइज करके लाया गया और जितनी भी प्रैक्टिस होगी टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगी, यानी कि पीवाईक्यू होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यानी कि जो भी क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं कभी ना कभी किसी ना किसी सीटेट में पूछा गया है। तो इसको आप हल्के में नहीं लें और सपोर्ट करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और हम डेली क्लास चालू रखें, स्टार्ट रखें। क्योंकि डीमोटिवेशन जब होता है तो लगता है कि फिर और कुछ नया किया जाए जब व्यू नहीं आता है। तो चलिए ये सवाल को पढ़ते हैं। एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? पेरेंट्स, अभिभावक स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, स्कूल छात्र की ज़रूरत के अनुसार, छात्र स्कूल की ज़रूरत के अनुसार, या शिक्षक या छात्र शिक्षक की ज़रूरत के अनुसार। बताइए क्या होगा सही आंसर? क्या बोल रहा है? यथोचित यानी कि रीजनेबल एकोमोडेशन कौन करता है? किसके हिसाब से कौन रीजनेबल एकोमोडेशन करता है? तो देखिए, समावेशी कक्षा की बात की गई है। ऐसा कक्षा जिसमें इंक्लूजन हो, इंक्लूसिव क्लासरूम हो, जिसमें गरीब भी एक जगह पढ़े, जिसमें अमीर भी एक जगह पढ़े, गोरा भी एक ही क्लास में पढ़े, काला भी एक ही क्लास में पढ़े, लड़की भी एक ही क्लास में पढ़े और लड़का भी एक ही क्लास में पढ़े। सारे तरह के और डिफरेंट तरह के लैंग्वेज बोलने वाले भी छात्र हों, सारे तरह के छात्र और छात्राओं का समावेश हो तो समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा कहलाता है। तो समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित है? रीजनेबल एकोमोडेशन है। तो यहाँ पास आंसर जो हो जाएगा वो कमेंट कीजिए आप लोग। तो मेरे हिसाब से आंसर क्या होगा? सबसे पहले स्टूडेंट और स्कूल तो काट दो और स्टूडेंट और टीचर भी काट दो, ठीक। और यहाँ क्या है? अभिभावक स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार नहीं, अभिभावक को क्यों लाएंगे बीच में? यहाँ स्कूल छात्र की ज़रूरतों के अनुसार। हाँ, स्कूल जो है छात्र के ज़रूरत के अनुसार अपने आप को ढालेगा, है ना, संयोजन करेगा, अपने आप को ढालेगा। जैसे जैसे छात्र की नीड होगी स्कूल को व्यवस्था करना होगा। ये नहीं कि स्कूल जो है छात्र जो है व्यवस्था करेंगे स्कूल के हिसाब से, नहीं, स्कूल व्यवस्था करेगा छात्र के हिसाब से। तो यही फैक्टर है चक्रव्यूह बैच का कि इस चक्रव्यूह बैच में आने के बाद आपको सीडीपी में कभी कोई प्रैक्टिस करने की और कभी कोई प्रॉब्लम होने का कोई चांस नहीं रहेगा। अब आइए समझते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? अमूर्त सोच की क्षमता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, या परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता? क्या आता है बताइए? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि द कॉग्निटिव एबिलिटी प्री कन्वेंशनल स्टेज पीरियड में, द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि वैसी संज्ञानात्मक क्षमता जो प्री ऑपरेशनल स्टेज या प्री कन्वेंशनल स्टेज में आती है। बताइए। बच्चा लक्ष्य निर्धारण करने लगता है, तो ये लक्ष्य निर्देशित व्यवहार जो है एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कब करता है बच्चा? पूर्व संक्रियात्मक
अवस्था यानी कि संक्रिया से पहले की अवस्था में ये बच्चा करता है। नेक्स्ट सवाल, असर्शन और रीजन, सीटेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन असर्शन और रीजन। और सीटेट में एक बार नहीं कई बार पूछा जाता है, और असर्शन और रीजन जो है आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। और एक क्लास चलेगा, हम आपको बताएं कि ओनली असर्शन रीजन का चलेगा, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हो कि हाँ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। अरे कम से कम मोटिवेट तो करो। तो असर्शन क्या लिखा, असर्शन लिखा है कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। पहला कारण दिया, उस इस कारण का रीजन क्या बता रहा है, शिक्षक को अधिगमकर्ता की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा छात्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए, इसलिए ये रीजन है। देखिए ये स्टेटमेंट है, कथन है, और इस कथन का रीजन ये दिया हुआ है कि शिक्षक को अधिगमकर्ता की विविध आवश्यकता हेतु अपने शिक्षा छात्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। ये तो रीजन अच्छा दिया हुआ है, रीजन तो अच्छा दिया हुआ है। तो क्या है इसका स्टेटमेंट का सही आंसर, क्या ए और आर दोनों ट्रू है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या फिर बोथ, या फिर ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है, या फिर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, या बट बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। देखो बोथ ए एंड आर आर फॉल्स नहीं होगा, हाँ ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स नहीं, दोनों ट्रू है, लेकिन दोनों ट्रू है, लेकिन दोनों ट्रू का तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चलिए, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए, बात तो सही है, ए करेक्ट है। टीचर्स नीड टू अडेप्ट देयर, नहीं, रीजन क्या है, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकता हेतु अपने शिक्षा छात्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। देखिए ए सही है और आर भी सही है, यानी कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो रीजन दे रहा है वो आर के रिस्पेक्ट में नहीं दे रहा है, यानी कि आर का जो स्टेटमेंट है उस हिसाब से नहीं दे रहा है। जैसे हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, एक सवाल ये पूछते हैं कि कल आप क्लास क्यों नहीं अटेंड किए थे, ठीक है, कल क्लास क्यों नहीं अटेंड किए थे, तो नहीं कल आपने क्लास अटेंड नहीं किया था, तो ये तो हम कारण कथन दे दिए, उसके बाद हम कारण दिए कि आपने क्लास इसलिए अटेंड नहीं किया था क्योंकि आप कल बिजी रह गए थे, जबकि नहीं आपने कल ये अरे क्लास अटेंड इसलिए नहीं किया था क्योंकि कल जो है आप सो रहे थे। तो स्टेटमेंट तो सही है कि कल अटेंड नहीं किया था, लेकिन कारण सही नहीं है। कारण कौन 8 बजे रात में सोता है, तो यहाँ पर ये होगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए के रिस्पेक्ट में नहीं है, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, रीजन असर्शन बहुत बारीक से समझना पड़ता है, नहीं तो फिर हाथ से निकल जाएगा। किसी संप्रदाय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है, उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना, बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना, या पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखना, या फिर अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले पाए। ये काट दो और ये काट दो, जो का तो भी काट दो, अब परिभाषा भी काट दो। देखो एक बात याद रखना, रटना, परिभाषा देना और ज्यों का त्यों, ये सब का सब जो है निगेटिव है, तो 3 निगेटिव हो गया, एक निगेटिव, 2 निगेटिव और तीसरा निगेटिव, बच गया क्या, एक पॉजिटिव। क्वेश्चन पॉजिटिव में था इसलिए बी आंसर। समझ रहे हो बात, नहीं समझ रहे हो, क्योंकि हम आपको टाइम बचाने का ट्रिक बता रहे हैं, लेकिन आपको तो भाई टाइम बचाने से मतलब है नहीं। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, लिखा है कि एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों ज़रूरी है, एक क्लासरूम में बच्चा के फेल होने के डर को दूर करना क्यों ज़रूरी है, एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता है, क्या इसलिए ज़रूरी है, विद्यालय बच्चों के भावनात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, क्या इसलिए ज़रूरी है, या असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, क्या इसलिए ज़रूरी है, या भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं, क्या इसलिए ज़रूरी है। बताइए पांचवा का आंसर क्या होगा। हम कुछ ऑप्शन को काट देते हैं, ठीक है, काट देते हैं। पहला तो यहाँ काट दीजिए, क्योंकि अध्यापक संभालने के लिए ही होता है, जबकि बोल रहा है कि बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता है, बिल्कुल संभाल सकता है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इमोशनल जीवन की भागीदारी या जिम्मेदारी क्यों नहीं लेंगे, स्कूल को आखिर रखा क्यों गया है, स्कूल में बच्चे को भेजा क्यों जा रहा है जब बच्चा इमोशनली स्ट्रांग नहीं होगा। और इमोशनली स्ट्रांग नहीं होने का ही एक कारण है कि एक केस आया है कि एक बेटी ने अपनी माँ की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसको नौकरी चाहिए था। सोचिए, इमोशनली अगर स्ट्रांग रहती तो वो कभी नहीं करती।
भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। और पूछा गया है कि सफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। बिल्कुल, बिल्कुल। सफलता और त्रुटियां या असफलता और त्रुटियां यानी कि फेल होगा और गलती करेगी, ये गलती करेगा, स्टूडेंट लाइफ का पार्ट है। असफल होना और गलती करना स्टूडेंट लाइफ का पार्ट है। आप लोग कई बार 89 से रह गए, 86 से रह गए, तो क्या आप लोग कभी शिक्षक नहीं बनिएगा? बिल्कुल बनिएगा, क्योंकि ये पार्ट है आपके जीवन का कि 2 नंबर 3 नंबर से असफल रह जाएंगे और गलती रह जाएगी। तो इससे आप लोगों को ये नेगेटिव में नहीं जाना है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? देखिए, यही यही इसीलिए बोलते हैं कि डेली क्लास अटेंड करो। अभी हम तुरंत पढ़ाए हैं, कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले एक क्लास आया था, RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें हम खंड 12 के बारे में बताए थे और 2009 के बारे में बताए थे और 2010 के बारे में बताए थे। तो RTE कब लागू हुआ ये बताइए, और कब पारित हुआ, दोनों कमेंट में कीजिए, क्योंकि हम क्लास चलाए हैं। तो क्या बताया गया था खंड 12 में? केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिला के लिए बोला गया है, निजी विद्यालय में आरक्षण, केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, या उनके लिए अलग विद्यालय। देखिए, अलग विद्यालय का बात तो करना ही नहीं है, क्योंकि समावेशी शिक्षा जो है सीटेट की गर्लफ्रेंड है। और केवल केवल दोनों जगह काट दीजिए, बच गया कौन? बच गया आपको निजी विद्यालय में आरक्षण। यही हो जाएगा सही, बी आंसर इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? कौन सी अधिगम अक्षमता? देखिए, गणितीय संबंधित अधिगम अक्षमता को हम लोग बोलते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया कैसे इसको याद रखेंगे? याद रखिएगा, कैलकुलिया, कैलकुलेटर ऐसे लिखते हैं, कैलकुलेटर ऐसे लिखते हैं, कैलकुलेटर। तो बस कैलकुलेटर का ही वर्ड पकड़ लेना है और LIA कर देना है, कैलकुलिया। कैलकुलेटर से बना क्या? कैलकुलिया। तो कैलकुलेटर किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग? कैलकुलेटर यूज़ करते हैं आपको इसके लिए, जोड़ घटाव या मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए। तो यहाँ पास हो जाएगा आंसर सही। गणितीय संबंधित जो होगा वो डिसकैलकुलिया हो जाएगा, लिखने संबंधित जो होगा वो डिसग्राफी हो जाएगा, पठन विकार हो जाएगा डिसलेक्सिया, और डिस्प्रैक्सिया जो है भ्रम की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे इसको, है ना, पढ़ेंगे। ये जो विकार, जितना विकार वाला है सारा एक क्लास आएगा, उसमें बता दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? चलिए फिर आ गया वही सवाल, आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता। सबसे पहले डिसकैलकुलिया काट दीजिए, क्योंकि मैथ से संबंधित है। डिसलेक्सिया काट दीजिए, पठन विकार है। और डिसफेजिया, डिस्प्रैक्सिया, यही दो कन्फ्यूजन वाला मामला है। ये दोनों में से बताइए सही आंसर क्या होगा? डिस्फेजिया नहीं होगा, क्योंकि ये भ्रम की स्थिति है। और डिस्प्रैक्सिया जो है, इसमें बच्चा क्या करता है? संतुलन नहीं बना पाता है। जैसे मान लिया कि यहाँ पर आप एक गेंद रख दीजिएगा और फिर उठाने के लिए बोलिएगा, तो बच्चा क्या करेगा? यहाँ पर से गेंद उठाएगा, जबकि गेंद यहाँ है। यही तालमेल नहीं बना पाएगा। ठीक है, ऐसे बच्चे जो है साइकिल नहीं चला पाते हैं। ऐसे बच्चे जो है बहुत सारा काम जो है, जैसे कि बाइक चलाना या फिर इस तरह के, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो कई बार जो है आपको चाय चूड़ी या गोटी वाला खेल नहीं खेल पाते हैं, जिसमें सारा चीज़ इन्वॉल्व हो, वैसा खेल नहीं खेल पाते हैं। उन विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए जिन्हें दृष्टि बाधिता और एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? जिसको दृष्टि बाधिता है, यानी कि देखने में तकलीफ है, उसमें उसको सही से पढ़ाने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें। इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दें। हस्तलिखित नोट्स देने से क्या फ़ायदा होगा? जब उसको दिखाई ही नहीं दे रहा तो गलत हो गया। विषय वस्तु के पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें। ब्लैक बोर्ड का प्रयोग क्या करोगे जब उसको दिखाई ही नहीं दे रहा तो? उन्हें स्कूल के एक अलग तो बैठाना ही नहीं है, अलग का तो नाम नहीं लेना, अलग तो सबसे निगेटिव वर्ड हो गया। तो सबसे सही आंसर हो जाएगा आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण, यही होगा सही आंसर ए। नेक्स्ट, 10वां, वो छात्र जिन्हें खाली जगह है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्या, जिसको कौन सी बीमारी है जिसको पाठ पढ़ने में और लंबे अंशों को समझने में दिक्कत होता है? बताइए किस बीमारी में? पठन विकार से रिलेटेड लगातार क्वेश्चन आ रहा है इस प्रैक्टिस सीरीज में। हो सकता है एग्जाम में भी आए, आपका प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा बहुत जल्द। देखिए, पढ़ने से संबंधित जब भी आएगा तो डिसलेक्सिया लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। याद आया बात? डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? यानी कि एग्जाम्पल ऑफ इनहेंसिंग क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग जहाँ आएगा वहाँ पॉजिटिव समझिएगा, तो क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी बात है स्टूडेंट के लिए। तो किस में बढ़ावा देने का उदाहरण है? पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों। भारत के 10 राज्यों के नाम, 2 से 10 तक के पहाड़े लिखे, दी गई कविता का सुस्मरण करके वाचन करें। बताइए क्या होगा सही आंसर, बताइए। देखिए ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया, जबकि डाइवर्जेंट थिंकिंग वहाँ होगा जहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें ज़्यादा बच्चा खुद से सोचेगा और विवेचनात्मक यानी कि थिंकिंग करेगा। तो ये तो हो गया, ये दोनों खत्म। अब आइए मेमोराइज। मेमोराइज निगेटिव वर्ड है तो यहाँ पर इसको भी काट दीजिए। मेमोराइज, रटना, ये सब निगेटिव वर्ड है। सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, ऐसा बताया जाएगा जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखेगा बस उस चक्रव्यूह को तोड़ते हुए आगे चले जाओगे, इसलिए इस बैच का नाम रखा गया है चक्रव्यूह बैच। 10 क्लास आएगा, 30 क्वेश्चन एक क्लास में, अगले 10 दिन तक ये क्लास चलेगा। विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित निम्नों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? चरणीय सिद्धांत। चरणीय सिद्धांत मतलब क्या? एक्सप्लिसिटली एम्फेसाइज, है ना। स्टेज थ्योरी, स्टेज थ्योरी। बताइए ऑप्शन, बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? विकास की निरंतरता को, विकास की अनिरंतरता को, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक को, या विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक को। बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, है ना, डिसकंटिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, विकास का चरणीय सिद्धांत से संबंधित। अब आइए, बच्चों के क्रम में डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन प्रोसीड्स फ्रॉम, बच्चों के विकास के क्रम कैसा है? अमूद से मूद की तरफ होता है, समान से विशिष्ट की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है, हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बच्चों का विकास कैसे होता है? सेफेलिकोडल और प्रोक्सिमिडिस्टल, ये दोनों पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। सेफेलिकोडल सर से पैर की ओर, प्रोक्सिमिडिस्टल पैर से सर की ओर, ये दोनों डेवलपमेंट की बात है। अब आइए आप बताइए। जनरल टू स्पेसिफिक होता है, सही आंसर हो जाएगा बी, जनरल टू स्पेसिफिक, बच्चों के विकास का क्रम। समायोजन गठित होता है, समायोजन गठित होता है जब, समायोजन गठित होता है जब बच्चे अपने अनुभव को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं, या बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके उनके नए अनुभव के अभिप्राय को समझते हैं, या बच्चे अपने स्कीमाओं को असंबंधित खंडों में बांटते हैं, या बच्चे अपने मूर्त अनुभवों की जगह अमूर्त विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए ये दोनों तो आप काट दीजिए, मूर्त अमूर्त और असंबद्ध खंडों में बांटना, ये सारा दोनों नहीं होगा। अब ए और बी में कोई एक हो सकता है, ये बताइए। देखिए यहाँ लिखा है ए में बच्चे अपने अनुभव को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं, रूपांतरण नहीं करते हैं, समायोजन में रूपांतरण नहीं करते हैं। ठीक है, जो का तो अकोमोडेशन में जो का तो उतार देते हैं, तो ए भी कट गया, सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट, एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देने के लिए नीले फूल अधिक हैं। जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी दक्षता हासिल नहीं कर सका है। क्या है सुन लीजिए। 16 फूलों के चित्र दिखाए गए, 4 लाल 12 नीले, 16 हो गया। लेकिन बच्चा से कहा, जब दिखलाया गया फूल तो पूछा गया कि नीले फूल अधिक हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं, तो नीला ही तो अधिक है, 12 नीला है ना। तो जबकि सवाल पूछा गया कि नीला फूल अधिक है, बच्चा कह दिया कि नहीं नीला नहीं बल्कि लाल फूल अधिक है। तो इस जिन पियाजे के अनुसार बच्चा में कौन सी कमी है? क्रमबद्धता बच्चा नहीं कर पा रहा है, श्रेणीबद्धता नहीं कर पा रहा है, सकर्मक अनुभव नहीं है, या प्रतिज्ञप्ति चिंतन नहीं है। बताइए क्या होगा? बताइए। हेरि हाँ, हेरिटिकल क्लासिफिकेशन, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण बच्चे को नहीं आता है, उसके पास इसका कमी है। नेक्स्ट, एक अध्यापिका शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी को सहपाठियों में से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। वह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास सिद्धांत पर, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर, वैगोस्की के सामाजिक पर, या हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी सिद्धांत पर। बताइए क्या होगा? देखिए समाज में ले जा रही है तो लेव वैगोस्की हो जाएगा, तो यही हो जाएगा सही आंसर, लेव वैगोस्की। प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य को महत्व देते हैं,
रटंत स्मृति पर, सत्ता के प्रतिकूल अनुकूलता पर, आलोचनात्मक चिंतन पर, या पति स्मरण और सतत अभ्यास ड्रिल पर। देखिए अभ्यास ड्रिल जो है निगेटिव है और अभ्यास ड्रिल से आपको बचना है, नहीं करवाना है। रटने से भी बचना, नहीं करवाना है, यह भी निगेटिव है। अब आइए, सत्ता के प्रति अनुकूलता या क्रिटिकल थिंकिंग, किस पर ज़्यादा बढ़ावा देना है बताइए। मेरे हिसाब से तो क्रिटिकल थिंकिंग हो जाना चाहिए, बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग होगा, यानी कि सी। मेरे हिसाब से क्रिटिकल थिंकिंग ही होना चाहिए, सी। चलिए नेक्स्ट, हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनके प्रयोग करके अपने आचरण का दिशा देने की योग्यता है। यानी कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, तो इनमें से कौन ऐसी बुद्धि है जिनमें जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनके प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है, बताइए क्या होगा। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि, या प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि तो नेचर से रिलेटेड हो जाएगा, यहाँ पर तो ऐसे ही कट गया प्राकृतिक बुद्धि। अब 3 बचा, 3 में देखिए क्या हो सकता है, 3 में क्या हो सकता है। लिंग्विस्टिक तो है लैंग्वेज से रिलेटेड, यहाँ पर ऐसे भी काट दीजिए। अंतर्वैयक्तिक दूसरे के लिए, अंतर्वैयक्तिक खुद के लिए, यानी कि हाँ इंट्रापर्सनल खुद के लिए, तो यहाँ पर सही हो जाएगा बी, असर्शन रीजन। वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपने दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। ऐसे बच्चे जो अच्छे परिवार से हैं, जहाँ इनकम अच्छा है उनके फैमिली का, वो दिन जो है अपना दिन अलग बिताते हैं वैसे बच्चों से जो गरीब घर के बच्चे हैं या जिनके फैमिली का इनकम कम है। जैसे अमीर घर के बच्चे एसी वाले स्कूल में जाएंगे, सीबीएसई स्कूल में पढ़ेंगे और लंच बॉक्स में आपको मक्खन, बटर और पनीर ले जाएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जबकि गरीब घर के बच्चे जो है ठीक से पैर में जूता पहन करके भी नहीं जाएंगे और तो और सरकारी स्कूल में जाएंगे और वहाँ पर जो है वो अच्छे से, अगर पैंट फटा रहेगा, शर्ट फटा रहेगा, इस तरह का जो है सिचुएशन बना रहता है, क्योंकि हम लोगों ने फेस कर लिया है सरकारी स्कूल में जा करके। और बहुत बोलने पर कुछ हद तक सुधार तो हो ही जाती है, लेकिन क्या किया जाए, उन लोगों का इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसा है कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो कारण ये दिया हुआ है कि वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। कारण यह है, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता होती है। हाँ, क्यों, इसका तर्क क्या दिया गया है, तर्क ऐसा दिया गया है कि संकल्पना जो है सार्वभौमिक नहीं होती है। मेरे हिसाब से दोनों सही है, और जो तर्क है वो कथन से मिलता जुलता है, यानी कि कथन के अकॉर्डिंग है। फिर भी हम लोग इसको ऑप्शन को पढ़ते हैं क्या है, ऑप्शन को पढ़ते हैं कि क्या है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ, यही होगा, क्योंकि हमने हमने ऑप्शन नहीं देखा। देखो सबसे पहले तो ई दोनों तो होगा नहीं, हो गया। अब ऑप्शन में हम बता दिए कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों सही है और दूसरा का जो है एक से रिलेटेड है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। क्यों इतना कंफ्यूज होना है, देख के चलो। विकास, विकास खाली जगह है। विकास क्या है, एक आयामी है, यूनिडायमेंशनल है, एक आयामी है, बहुआयामी है, यूनिडायरेक्शन है, एक दिशाई है, या मॉडिफाइडेबल है, या फिर टोटली जेनेटिकली प्री प्रोग्राम्ड है, या कंप्लीटली आनुवांशिकता से रिलेटेड है और आनुवांशिकता से कंट्रोल होता है। विकास ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके बाबूजी का विकास अच्छे से नहीं हुआ तो आपका भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एक दिशाई होता है विकास, क्या होता है, एक दिशाई होता है। नहीं, एक दिशाई बिल्कुल नहीं होगा, मल्टी डायमेंशनल होता है। हाँ, विकास जो है मॉडिफेबल होता है, यानी कि विकास में बदलाव लाया जा सकता है। विकास में क्या हो सकता है, बदलाव लाया जा सकता है। जैसे क्या लिखा है डेवलपमेंट के बारे में ना, तो विकास में बदलाव ला सकता है। हो सकता है कि आज आप सेट मार रहे हो, कल आपका डेवलपमेंट ऐसा हो जाए कि कल आप यूट्यूब चैनल चलाओ या कल आप किसी गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन कर लो, तो जो डेवलपमेंट होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो मॉडिफेबल पर टिक लगाएंगे। इनमें से कौन सा पूर्णतः अनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, कौन कौन सा जो ऑप्शन है वो पूर्ण रूप से जेनेटिकली डिफाइन होता है, हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। मित्रों का चयन, आंखों का रंग, शैक्षणिक सफलता या शिक्षा में रुचि। देखिए शिक्षा में रुचि जेनेटिक नहीं है, ऐसा हो सकता है कि अंगूठा छाप वाले गार्जियन के बच्चे जो है पीएचडी तक पढ़े और एमए तक पढ़े। मित्रों का चयन भी नहीं है जेनेटिक से रिलेटेड, यह तो समाज से रिलेटेड है। और शैक्षणिक सफलता भी जेनेटिक से रिलेटेड नहीं। आंखों का रंग जेनेटिक से रिलेटेड है, क्योंकि आंख, अगर आपका आंख भूरा है तो आपके पापा का भी आंख भूरा होगा। नेक्स्ट सवाल,
सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? परिपक्वता, निष्क्रिय समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीय समाजीकरण। स्कूल कौन सा समाजीकरण का उदाहरण है? स्कूल, थोड़ा स्पीड करते हैं, क्लास लंबी हो रही है। स्कूल जो है, स्कूल के बारे में बताइए, कौन सा समाजीकरण का? स्कूल जो है सेकेंडरी समाजीकरण का उदाहरण है। अब प्राथमिक कौन है? परिवार है, ठीक है, याद रहेगा, प्राथमिक परिवार है। नेक्स्ट, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ना कर इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। तो पहले जो है वो क्या सीखता है? तो इसका इसका जो ये जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, किस तरह के विकास का उदाहरण है? बताइए बताइए। किस तरह का डेवलपमेंट का उदाहरण है? सेफेलिकॉर्डल, प्रोक्सिमी डिस्टल, इक्विलिब्रेशन या कंजर्वेशन? इक्विलिब्रेशन कंजर्वेशन काट दीजिए। सेफेलिकॉर्डल और प्रोक्सिमी डिस्टल से देखिए। देखिए पहले क्या किया, पहले बॉल पकड़ा, यानी कि पहले जो कर रहा है वो कर रहा है स्थूल गतिक कौशल। अब बाद में क्या किया? सूक्ष्म गतिक कौशल। तो पहले स्थूल करेगा, बाद में सूक्ष्म गतिक कौशल करेगा, तो सेफेलिकॉर्डल हो जाएगा। तो यहाँ पास हो जाएगा शीर्षगामी विकास को दोहराता है। यहाँ नहीं, पहले स्थूल करेगा बाद में सूक्ष्म करेगा तो प्रॉक्सिमी डिस्टल हो जाएगा। तो यहाँ पास हो जाएगा समिदो भूर्मुख, यानी कि सही हो जाएगा बी। पहले वो बड़ा बॉल पकड़ा, बाद में छोटी छोटे का मटर पकड़ना स्टार्ट किया। तो आपको स्थूल से सूक्ष्म कर रहा है तो हो गया आपको प्रॉक्सिमी डिस्टल, और सूक्ष्म से स्थूल करेगा तो हो जाएगा सेफेलोकॉर्डल। चलिए नेक्स्ट, विकासात्मक परिवर्तन क्या है? सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं, मध्य बाल अवस्था तक बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं, या हमेशा एक रैखिक गति से होते हैं और एक आयामी होते हैं, या फिर वंशानुक्रम कारकों और पर्यावरणीय प्रभाव की परस्पर क्रिया है? बताइए सही आंसर क्या होगा 24 का? 24 का सही आंसर होगा कि विकास जो है वो जेनेटिक और इन्वायरमेंट दोनों पर डिपेंड करता है। सही हो जाएगा डी। जहाँ भी डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वहाँ पर जेनेटिक और इन्वायरमेंट दोनों को आप सही लगाइएगा। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यहाँ पास ऑप्शन रहेगा वो बहुत सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है जेनेटिक्स पर भी डिपेंड करता है कि आपका जेनेटिक्स कैसा है। क्योंकि आप मान लिया आप लंबे हैं तो आपका जेनेटिक्स जो है ऐसा है कि आपके पापा या मम्मी लंबे थे, और इन्वायरमेंट भी अगर मिल गया, मान लिया कि आपके पापा मम्मी लंबे नहीं हैं, नाटे हैं, लेकिन आपको इन्वायरमेंट ऐसा मिला जिसमें आप लंबे हो गए, जैसे लटकने वाला इन्वायरमेंट मिला, साइकिल बहुत आप चलाएं, दौड़ें, एक्सरसाइज किए, तो उसमें इन्वायरमेंट से भी सुधार होता है, तो इसीलिए उसको लगाए हैं। स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि खाली जगह में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता है। खाली जगह इज ब्लैंक्स इज एन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड रिक्वायर्स यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। देखिए ग्रॉस मोटर स्किल्स अभी बताए थे बॉल पकड़ना, और फाइन मोटर स्किल्स में क्या बताए थे कि मटर का दाना पकड़ना। तो क्या उदाहरण है ग्रॉस मोटर स्किल्स का, और क्या उदाहरण है क्या उदाहरण है फाइन मोटर स्किल्स का? रनिंग ग्रॉस मोटर्स है और ड्राइंग फाइन मोटर है। स्क्वीजिंग यानी कि निचोड़ना ग्रॉस है और चलना फाइन मोटर है। देखिए स्क्वीजिंग जो है वो फाइन मोटर है पहले, बाद में चलना जो है ग्रॉस मोटर हो गया। पहले आना चाहिए ग्रॉस, ग्रास्पिंग पकड़ना और चढ़ना, तो पकड़ना भी आपको फाइन मोटर्स हो गया, और चढ़ना जो है वो आपको हो गया ग्रॉस मोटर्स। सही ऑप्शन को टिक लगाइए, बताइए क्या हो सकता है? बताइए। देखिए यहाँ भी कट गया और यह भी कट गया, स्क्रिबलिंग बिल्कुल नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा ए, दौड़ना ग्रॉस है और ड्राइंग करना ये है, अरे फाइन है, ठीक है। ग्रॉस मतलब स्थूल और सूक्ष्म में जो हो गया वो हो गया। चलिए इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बालावस्था में होगी? एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया है, या एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है, या एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती है, या एक ऐसी जो जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर सकती है? कौन सी बच्ची मध्य बाल अवस्था में होगी? मध्य बाल अवस्था, मिडिल चाइल्डहुड में कौन सी बच्ची होगी? बताइए मिडिल चाइल्डहुड में। वैसी बच्ची वैसी बच्ची एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर सकती है, यही होगा मिडिल चाइल्डहुड में। नेक्स्ट,
रीजन असर्शन फिर। देखिए अभी तक 3 ठो रीजन असर्शन हम करवा दिए हैं। रीजन असर्शन हमेशा आता है और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि हमेशा से रीजन असर्शन अब लगातार 4-5 साल से पूछ रहा है। सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन हो गया और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। देखिए इसको भी इजीली बना देंगे। जब बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्य और जीवन के मानदंड पर जानते हैं। ये तो बात सही है कि हाँ, व्यवहार का तरीका बच्चा इस घर से ही सीखता है। इसका कारण क्यों बताया है, क्या बताया है? परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है। देखो, द्वितीयक नहीं है, प्राथमिक अभिकारक है। तो ए तो सही है लेकिन आर गलत है ना? ए तो सही है लेकिन आर जो बता रहा है वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आप बताइए क्या हो सकता है? बताइए क्या हो सकता है? देखिए ऑप्शन क्या है? बोथ एंड आर ट्रू। आर इज द करेक्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन नहीं है बल्कि इनकरेक्ट है। बोथ एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नॉट द करेक्ट क्या, उससे रिलेटेड है ही नहीं, तो बी भी कट गया। ए इज ट्रू लेकिन आर इज फॉल्स। हम शुरू में बिना ऑप्शन देखे ही बता दिए थे ए सही है लेकिन आर गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। कुछ नहीं है रीजन असोसिएशन, इजीली बन जाएगा। खाली माइंड थोड़ा सा सेंटर्ड रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? जोड़ा मिलाइए। सही युग्म। श्रेष्ठावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत कल्पना खेल करना शुरू कर देता है। क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए। सही आंसर हो जाएगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे वर्गीकरण का संरक्षण कर पाते हैं। सही आंसर यही हो जाएगा। सवाल पूछा था कि कौन सा युग्म सही है, तो सही जोड़ा यही है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे वर्गीकरण करना सीख जाते हैं। बाकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निगमनात्मक तार्किक सोच जो करते हैं वो करते हैं फॉर्मल में। ठीक है, तो ये गलत है, बी भी गलत है। इनफेंट में क्या बोल रहा है? तर्क को लागू करता है। तर्क कहाँ से? बच्चा कोई तर्क वितर्क नहीं करता। इनफेंट मतलब 0 से 2 साल, 2 साल तक क्या करेगा बच्चा? तर्क। अमूर्त जो है इसमें नहीं आता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपको सही आंसर हो जाएगा सी। सही आंसर हो जाएगा सी। कंक्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड इज एबल टू कंजर्व एंड क्लासिफाई। चलिए नेक्स्ट 28, 29, 30 3 क्वेश्चन और है। अरे 28 कहाँ गया? चलिए 28 हो गया, 28 हो गया, 29 करते हैं और 30 बस। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले, हार्वर्ड गार्डनर का कौन सा सिद्धांत है? बहुबुद्धि का सिद्धांत है। तो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में खाली जगह बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों को विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचानने करने के लिए, देखिए यहाँ पास पेड़ आ गया, जानवर, वहाँ पास नाम आ गया जानवर और पेड़, वनस्पति मतलब पेड़, तो किससे रिलेटेड है? तो हार्वर्ड गार्डनर का नेचुरिस्टिक बुद्धि जो है वो होता है आपको प्राकृतिकवाद में जो है पेड़ पौधा जानवर की बात होती है। ठीक है, म्यूजिकल जो होगा वो ए आर रहमान के पास होगा, यानी कि संगीत से रिलेटेड। और इंटरपर्सनल सब बोल ही नहीं सकते। लास्ट एंड लिस्ट, लास्ट 30 याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन हम लास्ट पढ़ रहे हैं इसको हम कल पढ़ाए हैं, कल 8 बजे पढ़ा चुके हैं। एनईपी है ना, एनईपी एक दिन पहले का क्लास। तो आप लोग इसका जवाब खुद दीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? मल्टी लैंग्वेजिज्म का, मोनो लैंग्वेजिज्म का, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम का, या मूल्यांकन का, मार्कीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असेसमेंट का? बताइए क्या होगा। एनईपी कहती है कि बहुभाषावाद को प्रमोट करना है, तो सही आंसर हो जाएगा ए। एनईपी से रिलेटेड भी अगर आंसर गलत हो गया, यानी कि आप मेरा डेली क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो चक्रव्यूह क्लास को अटेंड कीजिए 8 बजे शाम में, 8 बजे इवनिंग में, डेली 8 बजे इवनिंग में। कहाँ? सार एकेडमी, जो आपका खुद का चैनल है। और इस पूरे सीरीज को शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जिनके पास टाइम नहीं है प्रैक्टिस करने का, जो सेट लेकर के बैठे। क्योंकि इसको सिर्फ अगर कान में हेडफोन लगा करके आप अगर सिर्फ सुन लेते हो तो 100% सीटेट पास होगा। सब्सक्राइब।